रिफॉर्म कैन बी एज डायनामिक एज रेवोल्यूशन। ये जुमला इतना प्रैक्टिकल नहीं लगता जब आप सोचेंगे तारीख में कई मर्तबा इनकलाबों ने कौमों की तकदीरें बदली हैं। रिफॉर्म्स और इस्लाह इसके बरक्स महज ग्रेजुअल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन इस जुमले की सबसे बड़ी अमली मिसाल हमारे सामने चाइना का इंडस्ट्रियल उरूज है। चाइना जैसा एक मुल्क जो 1970 की दहाई तक एक शदीद इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था, चाइना की फूड सिक्योरिटी खतरे में थी। 1959 और 1961 के दरमियान आने वाले कहत के बायस चाइना में तकरीबन 5 करोड़ लोगों की अमवात हुई थी। 90% ऑफ द पॉपुलेशन वॉज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। 1978 तक चाइना का ग्लोबल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन महज 2% था। लेकिन 1976 में चाइना के बानी चेयरमैन माओ की वफात के बाद उनके जानशी डेन जाओपिंग ने उन रिफॉर्म्स की बुनियाद रखी जिन्होंने चाइना का मुकद्दर बदल दिया, और आज चाइना इस पोजीशन में है कि कुछ लोग चाइना को एक सुपर पावर भी कहते हैं। जाओपिंग की सरबराही में चाइना ने ज़रई और सनती तरक्की की जो बुनियाद रखी थी, आखिर इसके पीछे वजह क्या थी? किस तरह चाइना एक गरीब एग्रेरियन मुल्क से दुनिया की तजारत का मरकज़ बना? और क्या ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ एक मौजज़ा है या फिर एक स्टिग्मा? जहां चाइना की इंडस्ट्री पूरी दुनिया के लिए बाइसे रश्क है, वहीं चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के मयार और चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग के स्टैंडर्ड्स, लेबरिंग कंडीशंस और चाइना की इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। I am Abdul Ahad and you are watching Uncut Explained. China was emerging from its Cultural Revolution as one of the world's poorest nations. 1978, Deng Xiaoping had an idea, one that would turn communist China on its head. Since then, China has made extraordinary strides in various fields. So how did one of the world's poorest countries become a global superpower in just 4 decades? 9 सितंबर 1976 की एक वाकयाती रात चेयरमैन माओ की मौत के बाद जहां चीन में गम की और सोग की एक लहर फैलती है, वहीं एक मॉडर्न चाइना का सूरज भी तुलू होता है। डेन जाओपिंग, who is also known as the father of modern China, rises to power. जाओपिंग चेयरमैन माओ के सबसे बड़े नाक़िदीन में से थे। His vision did not align with the vision of Chairman Mao. The leader of the communists and the hero of the revolution was Mao Zedong. 我们的思念是正义的，正义的思念是任何敌人也攻不破的。 इसके बायस उनको अपने तमाम सरकारी ओहदों से इस्तीफा देना पड़ा था। यानी ये बात तो वाज़ह है कि जाओपिंग का चाइना के मुस्तकबिल को लेकर विजन और आइडियोलॉजी वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द गवर्नेंस ऑफ चेयरमैन माओ। माओ के दौर में किसान के पास अपनी फसल को लेकर कोई भी इख्तियार या मलकियत न थी। प्राइवेट प्रॉपर्टी का हक किसी शख्स के पास नहीं था। यानी काश्तकार जो भी फसल उगाता, उसमें काश्तकार के लिए कोई इंसेंटिव, कोई रिवॉर्ड नहीं था। हालांकि जाओपिंग के दौर में भी ज़रखेज़ ज़मीन की ओनरशिप सरकार के पास ही रही, लेकिन जाओपिंग ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के मातहत किसानों को छोटे स्केल पर ज़मीन अलॉट करके लॉन्ग टर्म लीज पर दे दी, और काश्तकार को ये इख्तियार भी दे दिया कि वो अपनी ज़मीन पर जिस भी फसल की काश्त करना चाहे कर सकता है, और एक मखसूस कोटा सरकार को बेचने के बाद अनाज को ओपन मार्केट में भी बेच सकता है। यानी खुद मुख्तारी के साथ साथ किसान के पास प्रॉफिट का भी इंसेंटिव था। और इसी तरह जाओपिंग की इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फैक्ट्रीज में और मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स में भी देखने को मिली, जहां पहले फैक्ट्रियों में और इंडस्ट्रीज में सरपरस्ती और सरबराही कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स के हाथों में थी, जिसके बायस सियासी मुदाखलत बहुत थी और बहुत सी पेचीदगियां पैदा हुई। अब चेयरमैन माओ के बाद जाओपिंग ने ये इख्तियार कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर से, सियासतदानों से लेकर उन फैक्ट्रियों के वर्कर्स के हाथों में थमा दिया। और जिस तरह एग्रीकल्चर में हुआ था, इंडस्ट्री के अंदर भी वर्कर्स को इंसेंटिव मिला और एक सेंस ऑफ ओनरशिप भी मिली। जाओपिंग के इस निज़ाम को चाइनीज़ इन्फ्लुएंस सोशलिज्म भी कहा जा सकता है। डेन जाओपिंग का मानना ये था कि चाइना का सबसे बड़ा हथियार उनकी वर्क फोर्स थी,
और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के बावजूद, क्योंकि याद रखा जाए उस वक्त भी चाइना एक गरीब मुल्क था, सो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के बायस चीन को इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए छोटे स्केल के सादा इंडस्ट्रियल गुड्स बनाने की ज़रूरत थी, जिनमें रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशिया और खिलौने वगैरह शामिल थे। और यूँ आगाज़ हुआ अपने आप में एक मुनफरद ब्रांड जिसका नाम मेड इन चाइना है। पूरी दुनिया में ये ब्रांड फैलने लगा। चाइना की इकॉनमी एक्सपोर्ट सेंट्रिक होने लगी, बट सिंपल इंडस्ट्रियल गुड्स, इवन दो दे रियली सपोर्टेड द चाइनीज इकॉनमी, दे वर नॉट द आंसर। हालांकि इस तरह के प्रोडक्ट्स के बायस चाइना की जीडीपी को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला, लेकिन अब चाइना को अपनी इंडस्ट्रियल दस्तरस को बढ़ाना था और बड़े स्केल के प्रोडक्ट्स की जानिब सिमत करना थी, लेकिन इसके लिए मगरबी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत थी। चाइना के हमसाया मुल्क खास तौर पर साउथ कोरिया और जापान मगरबी मदद और स्पेसिफिकली अमेरिका की मदद के साथ अपनी तरक्की को बहुत हद तक एक्सेलरेट कर रहे थे। उस वक्त तीसरी दुनिया के किसी भी मुल्क को तरक्की करने के लिए मर्केंटिलिज्म का सहारा लेना पड़ता था। मर्केंटिलिज्म बुनियादी तौर पर वो प्रिंसिपल है जिसमें ममालिक वन साइडेड ट्रेड के ज़रिए अपनी इकॉनमी ग्रो करते हैं। यानी मर्केंटिलिज्म के तहत तरक्की पजीर ममालिक सिर्फ अपना प्रोडक्ट दूसरे ममालिक को बेचते हैं, उनसे ख़रीदते नहीं, ताकि इंपोर्ट्स के बोझ के बगैर तरक्की की जा सके। हालांकि मर्केंटिलिज्म हमेशा से यूएसए और मगरब की मौशी पॉलिसी के ख़िलाफ़ रहा है, लेकिन चूँकि जापान और साउथ कोरिया की सूरत में यूएस को मशरक़ में एक स्ट्रॉन्ग होल्ड फराहम हो रहा था, तो यूएस ने इस मर्केंटिलिज्म पर ज़्यादा इख्तलाफ ना किया। लेकिन दिस वाज नॉट द केस फॉर चाइना। चाइना को ट्रेड रिलेशंस बढ़ाने के लिए यूएस को बदले में कुछ ऑफ़र करना ही था, और इस मसले को काउंटर करने के लिए चाइना ने पूरे मुल्क में सड़कों का एक जाल बिछाया और मुतअद्दिद पोर्ट्स कायम किए। यानी चाइना का फर्स्ट क्लास ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्ती लेबर मगरबी कॉरपोरेशंस के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत लुक्रेटिव और एक बहुत सुनहरी मौका साबित हुआ, और चाइना की इकोनॉमिक एक्सेलरेशन का सबब भी बना। इस इंफ्रास्ट्रक्चर के नतीजे में चाइना में अरबों डॉलर की FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई। चाइना के रिसोर्सेज में और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में कई गुना बेहतरी भी आई, और सही मानों में चाइना ग्लोबल ट्रेड डोमिनेंस की राह पर गामजन हुआ। और फिर 21वीं सदी के आगाज़ में 2001 में जब अमेरिका अफगानिस्तान पर हमला करने जा रहा था और 20 साल तक चलने वाली एक जंग का आगाज़ करने जा रहा था, दोहा में होने वाली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एक मीटिंग में ऑफिशियली चीन को फुल मेंबर बना दिया गया। नाउ चाइना हैड अ सीट एट द हाई टेबल। इट वाज प्लेइंग इन द बिग लीग्स। इस स्टेप ने दुनिया की इकोनॉमिक्स को एक नया रुख। 1.5 अरब आबादी वाला एक मुल्क जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी और शायद सबसे सोफिस्टिकेटेड वर्क फोर्स थी, अब दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा था। ये चाइना के लिए ग्लोबल ट्रेड डोमिनेशन की कुंजी थी, और जहां 2001 तक दुनिया की 2/3 ममालिक में ट्रेड अमेरिका डोमिनेट कर रहा था, अब ये स्टैटिस्टिक चाइना के हक में था, और एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका की मार्केट्स के अंदर चाइना की एक ट्रेड मोनोपोली सी इस्टेब्लिश हो गई। लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो के आगाज़ में कहा था कि चाइना की इस इंडस्ट्रियल एक्सीलेंस पर बहुत से सवालिया निशान थे। क्या चाइना की ये तरक्की रिटेनेबल है या सस्टेनेबल है? और चाइना की 2021-22 में ग्रोथ डिक्लाइन से बहुत से लोगों के शकूक व शुबहात रीइंफोर्स हुए हैं। मौशी माहिरीन का मानना है कि चाइना को इस तरक्की को पायदार बनाने के लिए अंदरूनी तौर पर अपनी मईशत को मज़ीद मजबूत करना पड़ेगा। इसके साथ साथ चाइना में वर्कर राइट्स को लेकर भी बहुत से सवालिया निशान हैं। स्वेट शॉप्स के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, चाइल्ड लेबर के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। लेकिन उसके मुकाबले में अगर चाइना की ग्रोथ को देखें और चाइना के दुनिया की फैक्ट्री और ट्रेड सेंटर के रुतबे को देखें, तो एक बहुत पेचीदा सी तस्वीर बनती है। अब सवाल यही उठता है कि इज चाइनाज इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस अ मिरेकल और स्टिग्मा? वेल, वी से इट्स नाइदर। अगर वीडियो के आगाज़ से लेकर अभी तक हमने चीन की मौशी तरक्की का जो नक्शा खींचा है, जो हमने इसकी हिस्ट्री ट्रेस की है, इसे देखा जाए तो इस नतीजे पर पहुंचा जा सकता है कि इट्स नॉट अ मिरेकल।
इस तरह 4 दहाइयों के अंदर अपनी तकदीर को बदलना मुश्किल तो है, लेकिन चाइना इसकी बहुत बड़ी अमली मिसाल है। एंड ऑल ऑफ दैट हैपेंड थ्रू स्ट्रेटेजिक एंड प्रैक्टिकल स्टेप्स। और टू बी फेयर, ना ही ये कहा जा सकता है कि चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ एक स्टिग्मा है। इस तरक्की के साथ अलबत्ता बहुत से स्टिग्मास जुड़े हैं, बट वी कैन नॉट कॉल द होल प्रोसेस अ स्टिग्मा। और इसकी बना पर हम अब चाइना की इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग होल्ड को और इकोनॉमिक पोजीशन को डिस्क्रेडिट भी नहीं कर सकते। वेदर इट इज अ स्टिग्मा और अ मिरेकल, इस पर मुबहसीन बहुत ज़्यादा बहस कर सकते हैं। बट one thing is for certain, that China's economic power is a reality. What are your thoughts and what topics would you like us to cover in the future? Let us know in the comments.